साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए जो क्लासें देख रहे हैं उसकी एक पूरी सीरीज चला रखी है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजस्थान के समस्त एग्जाम्स के अंदर वो जो है करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। और इसी के क्रम में अपन जो है मई का करंट अफेयर हम देखने वाले हैं, और मई के साथ साथ हमने जो है पिछले 4 महीने का जनवरी से लेके अप्रैल तक का करंट अफेयर उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। आप वहां से देख सकते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है। आपके एग्जाम में प्रश्न वहां से मिलने की पूरी संभावना है, तो आप एक बार जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मई की तीसरी क्लास। और मई की तीसरी क्लास के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि पेपरलेस विधानसभा होगी, और पेपरलेस जो विधानसभा है ये 2024 तक होगी। राजस्थान विधानसभा को दिसंबर 2024 तक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत पूर्ण रूप से कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। मतलब पहले जो पेपर लेकर जो कोई भी विधायक होता था वो पढ़ता था ऐसे सामने रखकर, लेकिन अब जो है टेबल के ऊपर ये कंप्यूटर स्क्रीन दे दी जाएगी और उसमें है जो सारी चीजें डिजिटल रूप में होगी, और इसके आधार पर जो है पेपरलेस विधानसभा बन जाएगी। इस पूर्ण कंप्यूटराइजेशन के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और ई विधान एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर लें, उससे पहले हम बात करते हैं कि विधायकों की टेबल पर कंप्यूटर स्क्रीन लगेंगे, प्रश्नकाल और शून्यकाल सहित सारी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की हम बात करें जिसका नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसका नाम है। ठीक है, और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। कितने? 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से ये एक है। तो डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार का कार्यक्रम था उसके तहत ये लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में बदलकर पेपरलेस बनाना, इसका क्या है, एक उद्देश्य है। ठीक है, और ये जो है नेवा क्या है, एक वेबसाइट भी है नेवा के नाम से। मतलब नेवा मतलब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये क्या एक वेबसाइट भी है, एक मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नेवा के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय संसदीय कार्यालय मंत्रालय को क्या बनाया है, नोडल एजेंसी बनाया है। तो अभी जो समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्लस राजस्थान सरकार प्लस राजस्थान विधानसभा का सचिवालय। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। आगे देखो, डॉक्टर कमला बेनीवाल की हम बात करें तो कमला बेनीवाल जो है, तो कमला बेनीवाल जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका हाल ही में 15 मई 2024 को इनका निधन हो गया। कमला बेनीवाल आखिर में थी कौन, इनके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। तो ये जो है 1952 में राजस्थान की दूसरी महिला विधायक के रूप में चुनी गई। और ये कहां से चुनी? आमेर विधानसभा क्षेत्र से। आमेर आपको पता है जयपुर के अंदर, तो आमेर विधानसभा क्षेत्र से ये दूसरी महिला विधायक चुनी। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी बनी है, जो कि 27 वर्ष की आयु में राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी है। इनको पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी आपको पता है पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी, महिला। ठीक है, दिया कुमारी क्या है? महिला। और पहली के लिए वो पूछा जा सकता है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो है महिला विधायक कितने नंबर की थी? दूसरी। और पहली जो है महिला उप मुख्यमंत्री थी, और पहली ये मंत्री महिला थी। ठीक है, तो 3 जो है टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक तो ये वाला कि दूसरी महिला विधायक, पहली महिला मंत्री और पहली महिला उप मुख्यमंत्री। डॉक्टर बेनीवाल राजस्थान के आमेर और बैराट से 7 बार विधायक रही हैं। ठीक है, यह 3 राज्यों गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सब ऊपर वाले 3 फैक्ट याद कर लेंगे, लेकिन ये वाला जो फैक्ट है ये बहुत कम लोग याद करेंगे कि ये कहां पे राज्यपाल रह चुकी है। गुजरात में, त्रिपुरा में और मिजोरम के अंदर। ठीक है, अब हम इनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के गोरीर गांव में हुआ था। कहां पे? झुंझुनू जिले के गोरीर गांव में इनका जन्म हुआ था, कमला बेनीवाल का। राजस्थान में प्रथम महिला की बात करें तो पहली जो महिला मुख्यमंत्री है वो है वसुंधरा राजे। पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है सुमित्रा सिंह बन चुकी हैं, और पहली महिला विधायक यशोदा देवी। ठीक है, तो दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल, पहली महिला विधायक यशोदा देवी। पहली महिला लोकसभा सदस्य की बात करें तो महारानी गायत्री देवी। पहली महिला लोकसभा सदस्य की हम बात करें तो कौन है? लोकसभा सदस्य मतलब सांसद। पहली महिला विधायक, अब यहां पे देखो, पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, पहली महिला विधायक यशोदा देवी। ध्यान रखना, पहली महिला विधायक, तो एमएलए कौन है? पहली यशोदा देवी, और दूसरी कौन थी? कमला बेनीवाल। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, यशोदा देवी पहली थी और कमला बेनीवाल आपके सेकंड थी। आगे देखो, पहली महिला सांसद जो राजस्थान से थी तो महारानी गायत्री देवी। आगे देखो, पहली महिला राज्यसभा सदस्य, मतलब सांसद में दोनों आते हैं आपके, राज्यसभा और लोकसभा। तो पहली महिला सांसद की बात आ जाए तो पहली महिला लोकसभा सदस्य की बात आ जाए तो लोकसभा सदस्य तो कौन थी? गायत्री देवी। ध्यान रखना, गायत्री देवी। और आपके राज्यसभा की सदस्य की बात आ जाए तो वो है शारदा भार्गव। शारदा भार्गव, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। शारदा भार्गव, यशोदा देवी और कमला बेनीवाल तीनों अलग अलग हैं। गायत्री देवी, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे और आपके प्रतिभा पाटिल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में जवाबदेही कानून की स्थिति के बारे में हम बात करें तो राजस्थान में लंबे समय से जवाबदेही कानून हेतु आंदोलन चलाया जा रहा है। जवाबदेही कानून लाने के लिए राज्य सरकार ने 2019 और 20 के बजट में घोषणा करी थी। राजस्थान में वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा जवाबदेही विधेयक के रूप में पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त राम लुभाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, किस समिति के तहत जो है जवाबदेही कानून लाया जा रहा है? तो राम लुभाया समिति की जो है सिफारिश के आधार पर यह कानून पेश किया जा रहा है। इस समिति द्वारा वर्ष 2020 में अपनी रिपोर्ट और कानून का प्रारूप जो है पेश किया था। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राजस्थान लोक सेवा प्रदायी गारंटी अधिनियम 2011 तथा राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 पहले से लागू हो चुके हैं। तो 2011 जो कि राजस्थान लोक सेवा प्रदायी गारंटी अधिनियम है और 2012 जो राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 है, ये ऑलरेडी लागू हैं। इसके तहत राजस्थान के नागरिकों को सेवाओं से संबंधित काम नहीं करने पर अफसरों और महिलाओं को जवाबदेह ठहराए जाने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, अगर वो कानून नहीं जो काम नहीं करते हैं जनता का, तो उनको जो है जवाबदेही ठहराए जाने का इसमें प्रावधान किया है। साथ इसमें क्या प्रावधान किया है कि ये जो राजस्थान लोक सेवा प्रदायी गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 के रूप में जो है प्रारूप तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की ये गारंटी प्रदान करता है। 2011 में जनता का काम नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं था। मतलब जो 2011 वाला जो एक्ट था उसके अंदर जो जनता का काम नहीं करते थे कोई अधिकारी कर्मचारी, तो उनके खिलाफ जो प्रभावी कार्यवाही करने का जो क्या नहीं था, अधिकार नहीं था, प्रावधान नहीं था। लेकिन अब जो है जवाबदेही विधेयक लाकर इसमें जो है इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अरुणा रॉय के प्रयास से ही देश में पहले सूचना अधिकार अधिनियम कानून लाया गया था राजस्थान के अंदर, और इसको वर्तमान में जवाबदेही जो कानून है इसको भी अरुणा राय और उनके सहयोगी कार्यकर्ता निखिल डे द्वारा जो है आंदोलन चलाकर लाया जा रहा है। ध्यान रखना, आरटीआई एक्ट राजस्थान की जो अरुणा राय हैं, राजस्थान में व्यापार से इन्होंने जो है आंदोलन चलाया था, उसके जो इम्पैक्ट ये पड़े थे कि राजस्थान में आरटीआई लागू हो गया था। इसी तरह से अरुणा राय ही वही लेडी हैं जिन्होंने लोक सेवा जो जवाबदेही विधेयक है इसको लाने का सोचा है। इसमें जो प्रावधान किए गए वो प्रावधान है कि सरकारी विभागों में प्रत्येक काम को अधिकतम 30 दिनों में करना होगा। मतलब एक टाइम लाइन डिसाइड कर दी कि कोई भी काम होगा 30 दिन के अंदर अंदर करना ही होगा, चाहे कितने भी ऑब्जेक्शन हो, चाहे कितना भी डिले हो, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप नहीं करते हो तो आपको जो है जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सरकारी विभागों को हर काम के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछने पर यह बताना होगा कि उसका काम कौन से अधिकारी कर्मचारी करेंगे। तो हालांकि अगर नॉर्मली ये वाला जो प्रावधान है अभी हाल ही में जो है सरकारी ऑफिसों में जो है फॉलो किया जाता है,
कि आपका काम कौन से व्यक्ति करेंगे, तो उस कर्मचारी और अधिकारी की सूचना वहां पर मिल जाती है। संबंधित काम को करने या ना करने के लिए एक सरकारी कार्मिक की जिम्मेदारी और जवाबदेहिता तय करेगी कि इस व्यक्ति ने इस काम को नहीं किया है, इस काम को अंजाम नहीं दिया है। तो इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लगातार 3 बार जवाबदेही कानून का उल्लंघन करने वाले को जो सरकारी कर्मचारी उनकी जो है लगातार, ध्यान रखना, लगातार 3 बार अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने इस कानून का उल्लंघन किया है तो उनकी जो है नौकरी पूर्णतः खत्म की जा सकती है, नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। ये इसमें प्रावधान रखे गए थे। लेकिन इसमें जो है कुछ चुनौतियां भी आई कि सरकारी और अधिकारी कर्मचारियों का मत है कि यह कानून उनके लिए बेहद सख्त होगा, जिससे नौकरी करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का मानना है ऐसा। इस कानून की प्रभावशीलता पर संदेह है, क्योंकि सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी विभाग आमतौर पर सूचना मांगने वाले को यह बताकर निजात पा लेते हैं कि सूचना 30 दिवस के भीतर देनी है तो हम दे देंगे। अभी जैसे मान लो किसी ने आज आरटीआई लगाई, सूचना का अधिकार के तहत आवेदन किया, तो आज आरटीआई लगाई, तो ऐसे नहीं कि उसको आधी सूचना दे दें, क्योंकि अधिकतम 30 दिन का समय उसमें भी दिया गया है एक्ट में। तो 30 दिन का जो है टाइम दे के उनको कह दिया जाता है कि 30 दिन का टाइम है, तो हम हमारे हिसाब से जो है सूचना दे देंगे। तो इस तरह की कुछ चुनौतियां हैं। इच्छा शक्तियों का अभाव होगा यहाँ पे कर्मचारियों की काम करने की। एक डर के कर्मचारी काम करेगा तो गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, और एक नॉर्मली फ्री हैंड छोड़ोगे तो जो है काम करने की जो है इफिशियंसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें कानून में कुछ रखे गए हैं, कुछ सुधार हैं और कुछ चुनौतियां हैं और कुछ समाधान हैं। तो इस तरह से जो है ये कानून के बारे में बताया गया है। हमारे तो आगे देखते हैं अपने, तो आपको तो ये ध्यान रखना है 2022 का जो जवाबदेहिता कानून है, लेकिन अभी वर्तमान में इसके अंदर कुछ फेरबदल होने की संभावना भी है। आगे देखो, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में कछुओं के संरक्षण के लिए हैचरी का निर्माण होगा। अब हैचरी क्या होता है? हैचरी हो गया एक तरह से उनके लिए जो एटमॉस्फेयर होता है कछुओं के लिए, तो हैचरी उसको कहते हैं। हम आगे भी उसकी चर्चा करेंगे। तो सवाई माधोपुर वन विभाग की ओर से पालीघाट और उसके आसपास चंबल नदी में अब घड़ियालों की तर्ज पर कछुए के संरक्षण को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। आपको पता है कि चंबल नदी में घड़ियालों के संरक्षण को लेकर जो है काफी दिनों से और काफी टाइम से जो है संरक्षण के लिए उनके क्या चल रहा था, अभियान चल रहा था। इस तरह से अब कछुओं को लेकर भी उसमें जो है संरक्षण को लेकर कार्य किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग ने चंबल नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी में 4 जगहों पर अंतर स्थलीय हैचरियां बनाई है। हैचरियां मतलब उनके लिए जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, कछुओं के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो तैयार किए गए हैं ना। तो राजस्थान में पहली बार कछुओं के संरक्षण के लिए हैचरी का निर्माण किया जाएगा। एक हैचरी मंडल लारायल रेंज के गुशुम घाट और 3 हैचरियां राजघाट और शंकरपुर, और ये तो इंपॉर्टेंट है हैचरी कहाँ बनाई है, तो वो है इसमें, है ना। आगे देखो कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में कछुओं की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 4 प्रजातियां नरम कवच वाले कछुओं और 5 कठोर कवच वाले कछुओं की है। इसमें स्थानीय चंबल नदी पर 6 प्रकार की प्रजातियां ही पाई जाती है ना। आगे देखो, बटागुर और बटागुर डोंगो का प्रजाति क्रमशः अति संकटग्रस्त और संकटग्रस्त श्रेणी में आती है ना। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लो कि जो कछुओं की एक क्या है प्रजाति, बटागुर और बटागुर डोंगो का, बटागुर और बटागुर डोंगो का क्या है प्रजाति है। जो बटागुर है वो अति संकटग्रस्त है ना, और जो बटागुर डोंगो का है वो क्या है, संकटग्रस्त। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे देखो, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के पालीघाट गांव में स्थित है, जो कि चंबल नदी के तट से सटा हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, तो सवाई माधोपुर के पालीघाट गांव में स्थित है, और ये जो है चंबल नदी से सटा हुआ है। आगे देखो, चंबल नदी की दुर्लभ मगरमच्छ प्रजाति के संरक्षण के लिए सरकार ने 7 दिसंबर 1979 को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या किया, गजट नोटिफिकेशन राजपत्रीकरण किया कि इसको चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया जाए, चंबल नदी में मगरमच्छ की प्रजातियों के संरक्षण के लिए। फिर आगे क्या हुआ कि इसमें जो है दुर्लभ मगरमच्छ प्रजातियों को घड़ियाल नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 425 वर्ग किलोमीटर में है। कितना? 425 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा बैराज से शुरू होता है और चंबल नदी के राजस्थान के दक्षिण पूर्वी ओर से दक्षिणी भाग में बहती है। आपको पता है चंबल नदी कहाँ बहती है, आपको दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये बहती है राजस्थान के, और इसका मार्ग जो है सवाई माधोपुर से होते हुए ये यूपी तक जाती है, आपको पता है। अगले भाग में चंबल घड़ियाल मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर को कवर करता है।
तो ये जो अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो आपके धौलपुर होता हुआ यूपी के अंदर जो है नदी प्रवाहित होती है, और इसके जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ पर ये चंबल अभ्यारण्य है। यह एक नदी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से आपको पता है कि चंबल नदी निकलती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जाके जो है आपके आगे मिल जाती है अन्य नदी के अंदर। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में बहती हुई वापस यूपी में चल जाती है। तो यहाँ पर हो गया एमपी, यहाँ पर हो गया आरजे मतलब राजस्थान, और यहाँ पे हो गया आपके यूपी। ठीक है, इस तरह से चंबल नदी बहती है। आगे देखो, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो ये क्या है? पीएचईडी और भूजल विभाग की एक मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है। पीएचईडी मतलब जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग, ठीक है, इनकी क्या है? एक मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या है कि कार्मिकों हेतु समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए इसे राज एसएसओ एएमएस प्रणाली के माध्यम से शुरू किया गया है। मतलब कर्मचारियों को लेट आने की जो आदत है, ऑफिस में लेट आने की आदत है, ऑफिस से पार होने की आदत है, तो उसके लिए नियंत्रण करने के लिए पीएचईडी और भूजल विभाग ने यह ऐप आधारित जो है सिस्टम तैयार किया गया है। ये जो ऐप है जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसके तहत विभाग के अधिकारी और कार्मिकों की उपस्थिति को डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा। मतलब अब ऑनलाइन जो है आपकी प्रेजेंट लगेगी। पहले जैसे बायोमेट्रिक लगाया था, अब बायोमेट्रिक की स्थान पर ये डिजिटल माध्यम से जो है प्रेजेंट लगाने की बात की गई है। इसमें जो है जियो फेंसिंग तकनीकी के माध्यम से कार्यालय और कार्यस्थल परिसर के दायरे में मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होगा कि आप जैसे ऑफिस जाओगे तो आपको ये मोबाइल ऑफिस के जो परिसर है, ऑफिस की जो बिल्डिंग है, वहां पहुंचकर ये ऐप जो है आपको ऑन करना है और वहां पर ऑनलाइन इसकी क्या करनी है? प्रेजेंट करनी है आपको, है ना। तो उससे क्या होगा? एक तो आपकी लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आ जाएगी। दूसरा क्या होगा कि टाइम आ जाएगा कि इतने बजे इतने बजकर इतने मिनट पर आप जो है ऑफिस में प्रस्तुत हुए। तो इसमें लेट आने की जो प्रवृत्ति है कर्मचारियों की वो भी खत्म होगी। दूसरा क्या है कि घर से बैठे बैठे हाजिरी नहीं लगा सकते, इसमें जो है आपको वहां पर आना ही पड़ेगा। मतलब उस ऐप को, आपके मोबाइल को वहां पर पहुंचाना पड़ेगा या आपको लेके जाना पड़ेगा और तभी आपकी प्रेजेंट होगी। अगर आप मोबाइल घर पे भूल गए तो देख लेना कि आपकी जो है एब्सेंट लग जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जियो फेंस तकनीक में ऑफिस की जीपीएस लोकेशन पर ही मार्क इन किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया आगे, है ना। आगे देखो, राजस्थान में 4 और डेली क्लब बनेंगे। डेली क्लब क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। 4 और, तो ये क्या है कि डेल्फिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान और 4 विद्यालयों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हेतु डेल्फिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान की तरफ से काउंसिलिंग के महासचिव श्री जितेंद्र कुमार सोनी आईएएस ने द पैलेस स्कूल जयपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ और दिल्ली पब्लिक स्कूल और विद्याश्रम स्कूल के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो मतलब 4 और क्या बनेंगे? क्लब बनेंगे। तो इसकी तरफ से जो है द पैलेस स्कूल जयपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल और विद्याश्रम स्कूलों ने क्या किया है? एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं 4 स्कूलों ने। इसका उद्देश्य क्या है कि जो कला, जो 6 डेली कलाएं हैं जिसमें शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी के प्रति युवाओं की भागीदारी को क्या करना है? बढ़ाना है। इस प्रदेश में जो डेल्फिक आंदोलन को गति मिलेगी, छात्रों को कला संस्कृति के प्रदर्शन के लिए एक मंच मिल सकेगा। तो ये जो है प्रावधान किए गए हैं, आपको समझ में आएगा डेल्फिक कला क्या है। स्कूलों के नाम ध्यान रख लेना। डीपीएस है सरकारी स्कूल है किशनगढ़ की, और आपके जो है द पैलेस स्कूल जयपुर की है, और एक क्या है? विद्याश्रम स्कूल, ठीक है। आगे देखो, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये 15 फरवरी 2024 को जो है राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जो ये अभियान चलाया गया था। और इसके अंदर जो है इसका उद्देश्य क्या है कि आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, मिलावटी खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। आपको पता होगा कि अखबार में, दैनिक भास्कर में जयपुर के अंदर जो है काफी खबरें आई थी सामने कि डी मार्ट के अंदर भी मतलब मिलावटी वाला सामान मिलता है। डी मार्ट आपको पता है, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट,
इसके अंदर भी क्या है, मिलावटी वाला सामान मिलता है। तो ये काफी जो है चर्चा में रहा था। मतलब इस तरह से जो है सोडानी स्वीट्स हो गई है ना, बड़ी बड़ी जो शॉप्स है ना जिनके नाम चलते हैं, वहां पर मिलावटी सामान मिलता है। आप ही सोचो। आगे देखो, इस अभियान के तहत जिले में मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत नियमित रूप से कार्रवाई किए जाने के साथ ही विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसमें मिलावटी तेल, घी, दूध, मसाले, मिलावटी खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों एवं अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों जैसे आटा, बेसन इत्यादि की बिक्री पर रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के साथ विशेष अभियान संचालित कर कार्रवाई की गई है। इस अभियान में जो मुखबरी करता है, जैसे मान लो आपको पता है कि यहाँ पे मिलावटी सामान है और आप जो है सरकार को बताते हो या इस विभाग को बताते हो, तो आपकी जो है पहचान एक तो गुप्त रखी जाएगी। दूसरा, अगर वो आपकी सूचना सही पाई जाती है और वास्तव में मिलावटी सामान मिलता है तो आपको 51,000 रुपए की जो है राशि मिलेगी सरकार की तरफ से। तो कितना बढ़िया जो है इनाम दिया जा रहा है। एक तो आप जागरूक कर रहे हो लोगों को, जो मिलावटी का काम कर रहे हैं, मिलावटखोर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, 51,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखो, द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 13वां संस्करण जो है आयोजित हुआ। ये इसका उद्देश्य है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो है 13वां संस्करण कहाँ पे आयोजन हुआ, जयपुर में 5 से 7 मई 2024 को। इसका जो आयोजक थे वो थे पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की, तीनों, मतलब राजस्थान सरकार और भारत सरकार का पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से जयपुर के अंदर 5 से 7 मई 2024 को इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन 5 मई 2024 को महारानी महल रामबाग पैलेस जयपुर में किया। इस एक्सपो का उद्देश्य था कि राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखो, वर्ल्ड इन इंडिया एक्सपो में जो राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ वेडिंग का डेस्टिनेशन बनाने के लिए आयोजन किया गया। इसमें 6 से 7 मई को 2024 को जयपुर के सीतापुरा में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर जो है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का पहली बार आयोजन 2008 में किया गया था और अभी जो आयोजन किया गया है वो दूसरा आयोजन था राजस्थान के अंदर। आगे देखो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों को धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा। 1857 की जो क्रांति के जो प्रमुख स्थल हैं उनको क्या किया जाएगा, धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति में राजस्थान का क्रांतिकारियों के योगदान को रेखांकित करने और राजस्थान सरकार द्वारा प्रमुख धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा। राजस्थान सरकार इस हेतु आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ब्रिटिश दस्तावेजों की सहायता लेंगी। इसके तहत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली शख्सियतों की मूर्ति लगाई जाएगी और उनसे जुड़े स्थलों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थल घोषित किया जाएगा। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जो क्रांतिकारी थे उनकी मूर्तियां लगाई जाएगी और जहां पर उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उन स्थलों को धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा। अभी राजस्थान सरकार ने ये घोषणा करी है। जैसे हम बात करें तो पाली का एक मारवाड़ जंक्शन के निकट एक आहुआ गांव है। आहुआ गांव को अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े विद्रोह के रूप में रेखांकित किया जाएगा। तो एरिनपुरा विद्रोह में आहुआ की भूमिका के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 1857 की जब क्रांति थी तो आप पढ़ते होंगे कि आहुआ क्या है। आहुआ एक जगह है, वहां पर जो 1857 में एरिनपुरा जो छावनी थी वहां पर सैन्य विद्रोह हुआ और आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह ने बागी सैनिकों को शरण दी थी। इनको शरण दी थी, बागी सैनिकों को शरण दी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको शरण दी थी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो एरिनपुरा विद्रोह में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत में 6000 सैनिक मिल गए थे, जिस कारण विद्रोहियों की संख्या अधिक हो गई और इस विद्रोह को दबाने के लिए जोधपुर के जो सेनापति थे कुशल राज तथा अंग्रेज अधिकारी क्या थे, हीथ कोट के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। मतलब इस जो विद्रोह को दबाने के लिए जोधपुर का सेनापति कौन थे, कुशल राज, ये जो कि अंग्रेजों के पक्ष में थे, तो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे इनके नेतृत्व में। और अंग्रेज अधिकारी था हीथ कोट, इनके नेतृत्व में क्या भेजी गई थी, सेना भेजी गई थी। तो 8 सितंबर 1857 को पाली के पास एक जगह है बिथोड़ा, वहां पर एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध, जिसमें जो कैप्टन ओनार सिंह पंवार वो मारा गया था तथा कुशाल सिंह इसमें विजयी हुआ था। क्या, कैप्टन ओनार सिंह पंवार इसमें मारा गया था
और जो कुशाल सिंह इसमें विजयी हुए थे, ठाकुर जो कुशाल सिंह थे आहुआ के, वो विजयी हुए थे और अंग्रेजों की तरफ से जो जो थे अंग्रेजों की हार हुई थी इसके अंदर, है ना, 1857 क्रांति के अंदर। इसके बाद क्या हुआ था कि जो लॉरेंस, इसके बाद लॉरेंस एकमात्र एक बार युद्ध करने अजमेर की सीमाओं के बाहर आया और 18 सितंबर 1857 को चेलावास पाली का युद्ध लड़ा। मतलब हुआ क्या कि बिथोड़ा का युद्ध तो ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो अधिकारी थे लॉरेंस थे, इनको जो है इस विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा अंग्रेजों की तरफ से। तो ये युद्ध वापस हुआ 18 सितंबर 1857 को और चेलावास पाली का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जो है कुशाल सिंह वापस से जीत गए। क्या हुआ, और कुशाल सिंह वापस से जीत गए। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो अपने आप को गोरे समझते थे और हिंदुओं को काला, मतलब जो भारतवासी थे, स्थानीय जो सैनिक थे, उनको क्या समझते थे, काला। तो गोरे कालों का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में भाग लेने के लिए जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन भी आए थे, परंतु दिशा भ्रम होने के कारण उनका ऊंट विद्रोहियों के शिविर में चला गया था, जहां उनकी हत्या कर दी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आहुआ में एक माता का मंदिर है, सुगाली माता का मंदिर, जिनको 1857 की क्रांति की देवी कहा गया। आहुआ की अंदर सुगाली माता की जो है क्या है, मूर्ति 1857 क्रांति के अंदर, इसे जो है क्या कहा गया है, आहुआ के अंदर क्रांति की देवी कहा गया। मेरे को थोड़ा सा ये थोड़ा डाउट लग रहा है, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, बाकी मैं इसको जो है चेंज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप ये बताना क्या चेलावास पाली का युद्ध कुशाल सिंह ने जीता था या अंग्रेजों ने जीता था। मुझे जहां तक याद है अंग्रेजों का थोड़ा सा लग रहा है मुझे, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे देखो, अब जिसकी तैयारी अच्छी है वही बता पाएगा। देखो जिसकी तैयारी अगर नॉर्मल है या तैयारी नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो वो तो बताएगा ही क्या। आगे देखो, बाड़मेर से कच्छ तक क्या बनेगा, वाटरवे बनेगा। कितना शानदार, ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी, क्या कि बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात के कच्छ तक क्या बनेगा, वाटरवे। वाटरवे मतलब एक जलमार्ग बनेगा। बाड़मेर ये रहा आपका राजस्थान में, और बाड़मेर से आपके गुजरात तक क्या बनेगा, वाटरवे बनेगा, गुजरात के कच्छ तक। तो ये एक नहर सी बनाई जाएगी। तो इस हेतु राजस्थान सरकार ने नदी परिवहन की ओर से राज्य स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है, अध्यक्ष कौन है, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वाटरवे की लंबाई की हम बात करें तो 500 किलोमीटर होगी लगभग, मतलब 490 किलोमीटर होगी, और इसकी चौड़ाई होगी 100 मीटर। कितनी होगी इसकी चौड़ाई, 100 मीटर होगी। इसकी गहराई की हम बात करें तो 4 मीटर होगी। तो हम बात करें तो देखो, लंबाई हो गई 490 और चौड़ाई हो गई 100 मीटर, और जो गहराई है, डेप्थ है इसकी, वो है 4 मीटर। 4 मीटर हो गया मतलब 12 फीट। आगे देखो, और इसमें ना 3000 टन क्षमता के कार्गो शिप चल सकेंगे। 3000 टन क्षमता के कार्गो शिप चल सकेंगे। अब आप ये देखो कि राजस्थान, जो कि कहा जाता है कि राजस्थान का जो है जुड़ाव समुद्र से नहीं है, राजस्थान के चारों तरफ जो है भूमि है, मरुस्थल है या हम स्थलीय भूमि है। अब इस नहर के बनने से राजस्थान का सीधा जुड़ाव किससे हो जाएगा, समुद्र से हो जाएगा, अरब सागर से हो जाएगा, ठीक है। तो कितना शानदार जो है हमारे पास जो है परिवहन का जो है माध्यम ही चेंज हो जाएगा। तो पूर्वी राजस्थान की जगह पश्चिमी राजस्थान में भी काफी जो है आपको ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार में आगमन में सड़क मार्ग की अपेक्षा सस्ता होगा और पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा मेरे को राजस्थान गवर्नमेंट का ये स्टेप लगता है। आगे देखो, बहज गांव की हम बात करें तो ये डीग के अंदर है। डीग के अंदर मतलब भरतपुर के अंदर 2500 वर्ष पुराना यज्ञ कुंड, अश्वनी कुमारों की प्रतिमा और अस्थियों से निर्मित औजारों के अवशेष इसमें मिले हैं। राजस्थान के डीग बहज गांव में टीले की खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 2500 वर्ष पुराना यज्ञ कुंड और धातु के औजार और सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवियों का सिर इसके अंदर मिला है। साथ ही साथ हम बात करें तो अश्वनी कुमारों की एक युगल मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि शुंग काल की है। अश्वनी कुमारों का नाम महाभारत में दस्त्र और नास्तिर था। क्या था, दस्त्र और नास्तिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कि पुरातत्व विभाग ने बहज गांव का प्राचीन नाम बजनगर होने की संभावना व्यक्त की है। तो बहज गांव अगर पूछा जाए कि क्यों फेमस है, इसलिए फेमस है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, अश्वनी कुमारों की मूर्ति मिली है और पुरानी जो है यज्ञ कुंड मिले हैं। एक और राजस्थान सरकार का स्टेप हम बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है, और वो कहाँ बनेगा, जयपुर में। अब जयपुर में कहाँ बनेगा, तो ये क्या है, आमेर महल को
जयगढ़ महल को, नाहरगढ़ महल को जोड़ेगा। ये तीनों पर्यटन स्थल को जोड़ने वाले इस रोपवे की जो लंबाई होगी वो होगी 6.5 किलोमीटर प्रस्तावित की गई है। 6.5 किलोमीटर प्रस्तावित है। और ये शहर के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ पर्यटकों को चंद घंटों में तीनों बड़े बड़े जो स्मारक हैं, तीनों जो महल हैं वो देख पाएंगे पर्यटक। और इस रोपवे में 4 स्टेशन बनेंगे। पहला स्टेशन आमेर मावठे के पिछले हिस्से में बनेगा। तो कुछ पहला स्टेशन कहां बनेगा, ये देखो, पहला स्टेशन बनेगा आमेर के मावठे के अंदर, दूसरा बनेगा माधो सिंह की ठान में, और तीसरा बनेगा जयगढ़ में, और चौथा बनेगा आपके नाहरगढ़ में। ठीक है, तो अभी नाहरगढ़ जाते हैं ना तो लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कितने किलोमीटर की? 13 किलोमीटर की। ये देखो 13 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन जब ये नाहरगढ़ में ये रोपवे बन जाएगा तो जो है 6.5 किलोमीटर की जो दूरी है, इसमें जो है आपके चारों महल और तीनों महल और 4 स्टेशन आ जाएंगे। आगे देखो, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। यह एक अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे प्रदेश के चिकित्सा तंत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डीजी हेल्थ लॉकर, मरीजों की कतार से भूमिका, यूनिफाइड डिजिटल सर्वे, केपीआई आधारित डैशबोर्ड, मतलब एक तरह से हम बात करें तो ये क्या होगा, एक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसका क्या किया जाएगा, डिजिटलीकरण इसके अंदर किया जाएगा। जैसे चिकित्सालय का मैप जैसी सुविधाएं मिलेगी, जियो टैगिंग होगी, आईसीयू के बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड इसमें आपको मिल जाएगा। ये क्या होगा, एक ऐप होगा और ऐप पे सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आजकल एक जयपुर के अंदर मैंने देखा है कि जो आपको जो दवाइयां अगर चाहिए ना ऑनलाइन, तो जैसे जोमेटो से खाना आ जाता है उसी तरह से दवाइयां जो है आपको, मेडिसिन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप जो है मेडिसिन पा सकते हैं, दवाइयां पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, जयपुर के चाकसू में सीए प्रोफेशनल व स्टूडेंट्स के लिए क्या बनेगा, इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। सीए प्रोफेशनल और सीए स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएगी। कहां पर? चाकसू के अंदर। देश में 500 करोड़ की लागत से 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 जयपुर के चाकसू और हैदराबाद में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं और 9 बनाए जाने हैं। तो ध्यान रखना कि जयपुर के चाकसू के अंदर ये इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने हैं। आगे देखो, आरएसजीएल की ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी सुविधा। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड आरएसजीएल और द्वारा जो कोटा में 25,000 से अधिक नागरिकों को ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी देने की सुविधा के साथ साथ जोड़ा गया है। मतलब राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा कोटा के अंदर 25,000 से अधिक नागरिकों को ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी सुविधा से जोड़ा गया है। इसके अलावा जयपुर के कुकस और निमराना में सीएनजी व कोटा में सीएनजी व पीएनजी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। आरएसजीएल द्वारा कोटा में 5,064 परिवार को डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आरएसजीएल की हम बात करें तो कोटा में जो है ये ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। ये ध्यान रख लेना, नाम इंपॉर्टेंट है। ओडीके ऐप इंपॉर्टेंट। ओडीके ऐप से मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग होगी और चिकित्सा इसके तहत अब मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग ओडीके ऐप से की जाएगी। इसमें राज्य में मौसमी बीमारियों के बचाव या रोकथाम के लिए त्वरित रूप से कारगर कदम उठाए जा सकेंगे। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में कमी लाना है। चिकनगुनिया के केसों में कमी लाना है, डेंगू के केसों में कमी लाना है। तो ओडीके ऐप पूछा जा सकता है, तो क्या है ओडीके ऐप? तो ये मैंने आपको बता दिया, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए। आगे देखो, हरि वन वृक्षारोपण अभियान की हम बात करें तो ये जो अभियान है जो कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अभियान को जो है 1 से 31 जुलाई तक संचालित किया गया है और प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली में वृद्धि के लिए 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि चिकित्सा संस्थानों में बेहतर वातावरण, हरियाली, छाया और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है,
वृक्षारोपण या पौधारोपण के बाद 5 वर्ष तक रख रखाव, पानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान को ही होगी। आगे देखो, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला की हम बात करें तो इसका आयोजन 19 से 28 मई 2024 को जेकेके के अंदर किया गया। जेकेके मतलब जवाहर कला केंद्र। इसका जो संस्थान की हम बात करें तो सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में ये जो है आयोजन किया गया। किसने किया? सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान से ये आयोजन किया गया। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करते हुए जयपुर वासियों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। राजस्थान में आत्महत्या को रोकने हेतु कोटा पुलिस का मेटा से समझौता। ठीक है, कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्या को रोकने हेतु कोटा पुलिस ने मेटा कंपनी, मेटा क्या है? मेटा स्कीमा टैगिंग और स्केमा से क्या किया है? समझौता। कोटा पुलिस का ये मॉडल राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने पूरे राज्य में लागू करने का आदेश जारी किया है। इस मॉडल को कोटा पुलिस पूरे राजस्थान में संचालित कर रही है। यह है क्या आखिर? इसके तहत अब कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तनाव, सुसाइड की मंशा व्यक्त करने वाले और स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो और जैसी कुछ भी पोस्ट डालता है तो मेटा इसे तुरंत अपने एल्गोरिदम सिस्टम में फ्लैग चिन्हित कर देगा और इसकी जानकारी तुरंत कोटा पुलिस से शेयर कर दी जाएगी। अब आपको पता है कि स्टूडेंट कोटा के अंदर जो आईआईटी या अन्य स्टूडेंट्स हैं उनके जो है सामने आ रही थी उनकी घटनाएं कि वो जो है सुसाइड कर रहे हैं। आईआईटी के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो, वो उनकी जो है कोटा के अंदर आपको पता है बहुत सारी जो है स्टूडेंट ने आत्महत्या भी करी। उसके बाद जो है कोटा पुलिस सजग हुई और मेटा आपने देखा होगा कि आपके इंस्टाग्राम पे और आपके फेसबुक पे और आपके व्हाट्सएप पर एक जब ऑन करते हो तो उसे आता है मेटा। मेटा का जो पूरा नाम है वो है मेटा स्कीमा टैगिंग और स्केमा। ठीक है, ये इसका नाम है। तो अब क्या किया है कि जैसे कोई भी डिप्रेशन में स्टूडेंट रहता है या कोई भी स्टूडेंट तनाव में रहता है तो वो जैसे रील शेयर करता है या कुछ टेक्स्ट मैसेज करता है या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालता है, फेसबुक पे डालता है, व्हाट्सएप पे डालता है, तो इस तरह का कोई तनाव या स्ट्रेस युक्त कोई पोस्ट डालता है, संदेश डालता है, वीडियो डालता है, फोटो डालता है, तो वो जो मेटा जो ऐप है या फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो ऐप हैं, ये अपने एल्गोरिदम से, उस एल्गोरिदम मतलब जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम से क्या करेंगे, उस व्यक्ति की सूचना किसको दे देंगे? तुरंत पुलिस को दे देंगे। तो पुलिस क्या करेगी? उसको जो सुसाइड करने से जो है रोक सकेगी और तनाव का रीजन पूछ सकेगी और उसको जो है सुसाइड करने से रोक सकेगी। तो इस तरह का जो टेक्निकल विवरण है जो पुलिस को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये पूरे राजस्थान के अंदर ये लागू कर दिया है। बहुत अच्छा ये जो है एक नवाचार है राजस्थान पुलिस का। ठीक है, आगे देखो, हृदय रोगी बच्चों की निःशुल्क सर्जरी हेतु एमओयू साइन हुए हैं। हृदय रोगी राजस्थान में जो है ये एमओयू नवीनीकरण राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गुजरात के सत्यसाई हृदय हॉस्पिटल और अहमदाबाद व राजकोट गुजरात के बीच में क्या किया गया है? एमओयू साइन हुए हैं। और ये एमओयू है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, राजस्थान बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से पीड़ित 3 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों को और किशोरियों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी मिल सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के हिसाब से भी और इम्पोर्टेंट है आपके भविष्य में, या आपको कभी जरूरत पड़े तो ऐसा जो है 8 से जो 3 माह से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क सर्जरी की बात की गई है। इसके लिए एमओयू साइन हुआ है और वो एमओयू साइन हुआ है राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं गुजरात के श्री सत्यसाई हृदय हॉस्पिटल, जो कि आपके अहमदाबाद में, राजकोट और गुजरात के अंदर है, तो उनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आने वाली आगे वाली चीज़ें देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस तरह का जो है वीडियो और कंटेंट आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा मैं बनाने के लिए। एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, और कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना। इतना डिटेल में मैंने करंट अफेयर कराया है कि आपका जो है कोई भी एग्जाम में प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।